हेलो दोस्तों, मैं आदित्य शंकर स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल बायोलॉजी विजार्ड पे। हमने आपसे बोला था बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम स्टार्ट कर दिए हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट। ऐसे करके स्टेप वाइज हम चलेंगे और रिस्पायरेशन इन प्लांट को लगभग 3 से 4 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर रिस्पायरेशन इन प्लांट को, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये जो रिस्पायरेशन इन प्लांट शब्द लिखा है, समझना मेरी बात। सर इसका मतलब क्या होता है, बहुत आराम से समझना, आहिस्ता से। सर हम हैं, हम इंसान हैं, हम एनिमल हैं, हमारे पास रिस्पायरेशन बोले तो श्वसन करने के लिए, सांस लेने के लिए अंग होता है जिसे हम बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। होता क्या है भाई साहब कि हम बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से अंदर जाता है और आपके फेरिंग से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में पहुंच जाता है, और उसमें कैपिलरी लगी रहती है जिसमें ब्लड भरा होता है, उसमें पहुंचता है वहां से सेल या टिश्यू के पास, जहां ग्लूकोज को तोड़ता है, कैटाबोलिक रिएक्शन करता है। तो तोड़ने के बाद अगर हम बात करें तो वहां से एनर्जी निकलता है, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिर ये कैसे करेंगे? हो सकता है स्टेम से कर सकते हैं, हो सकता है लीप से कर सकते हैं, हो सकता है स्टोमेटा से कर सकते हैं, ले सकते हैं एयर को, ऑक्सीजन, वो अलग चीज है। लेकिन कैसे, क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको हम समझते हैं। पहला जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है रिस्पायरेशन। किसकी बात करेंगे? रिस्पायरेशन। सर इनमें जो रिस्पायरेशन होता है, पहली बात वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। सर कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब तोड़ फोड़ चलता है, चीजें टूटती हैं, और चीजें जब टूटेंगी तो उसमें से एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा? एनर्जी। और वो जो एनर्जी निकलता है वो एटीपी के फॉर्म में निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है? एटीपी। और भाई साहब इंजाइम भी इसमें अपना रोल प्ले करता है। तो पूरे लाइन को पढ़ना और समझना। हमने लिखा कि रिस्पायरेशन इनमें जो होता है इंजाइमेटिक कंट्रोल्ड होता है। कैसा होता है? इंजाइमेटिक। पहले पॉइंट में लिखा है एनर्जी रिलीजिंग। कैसा होता है? एनर्जी रिलीजिंग। असल बात ये एनर्जी निकालता है एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एटीपी। और उसको कंट्रोल कौन करते हैं? इंजाइम करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं? उसको कंट्रोल करने वाले बंदे होते हैं इंजाइम। और ये कैसा प्रोसेस होता है? कैटाबोलिक। सर कैटाबोलिक मतलब तोड़ फोड़ की बात चल रही है, गुस्साना नहीं, सुनना, तोड़ फोड़ की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? तोड़ फोड़। और सर ऐसा नहीं कि आया कोई तोड़ा एनर्जी निकल गया ना, स्टेप वाइज होता है। कैसा होता है? स्टेप। जैसे ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में होता है, ये एक स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है। किसका? फूड का। कैसे होता है समझना। मान लो ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, मतलब इसके पास कितने कार्बन है? 6। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, सब बॉन्ड से जुड़े हैं। भैया ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आते इनके बॉन्ड को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तुरंत वहां से क्या निकल गया? एनर्जी, बोले तो एटीपी। यही तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसीलिए बोला गया है ऑक्सीडेटिव, मतलब कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम फूड को, और फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब समझ ही गए होगे, ग्लूकोज की बात कर रहा है। मतलब फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ना स्टेप वाइज एक एक प्रक्रिया के बाद कहलाता है कैटाबोलिक प्रोसेस। और ये किस में होता है? इन माने में। किस में होता है? लिविंग सेल। तो ये जो रिस्पायरेशन होता है कैटाबोलिक प्रोसेस की मदद से, अगर हम बात करें तो सेल के अंदर होता है, लिविंग सेल के अंदर होता है, जिंदा कोशिका के अंदर होता है, और उन्हीं के अंदर होगा, डेड के अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब लिविंग सेल के अंदर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, मतलब सेल के अंदर। इतनी बात आपको क्लियर है सर? तो आगे बढ़ते हैं, अब समझिएगा। हमने बोला मान लीजिए बाबा ये सेल है। क्या है? सेल। मेरी बात को समझना ध्यान से। ये क्या है? सेल। हमने बोला ये सेल है तो इसके अंदर भरा क्या होगा? साइटोप्लाज्म भरा होगा। देखो हमने लिखा है इसके अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है, जो कि एक सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड। हमने बोला कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा प्रक्रिया होता है? ग्लाइकोलिसिस। ये भी एक प्रकार होता है रिस्पायरेशन का, ये भी एक तरीका होता है, इसमें भी हमें एनर्जी मिलती है, इसमें भी रिएक्शन होता है। अब समझना असल बात, ग्लाइकोलिसिस में हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। किसका? ग्लूकोज का। किसका ब्रेक डाउन करते हैं? ग्लूकोज। वही ग्लूकोज जिसके पास 6 कार्बन है। और कई स्टेप के बाद ये ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। किस में टूटता है? पायरुविक एसिड। अब साहब होगा क्या? पायरुविक एसिड अगर फर्मेंटेशन कर रहा है, क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन कर रहा है। तो यहां एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होगा। कैसा रिस्पायरेशन होगा?
एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा, मतलब कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में चला गया तो एनारोबिक रिस्पायरेशन। अगर यही पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, किसके अंदर चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, तो समझना यहां पे होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। कौन सा रिस्पायरेशन होता है? एरोबिक। और अगर यही साइटोप्लाज्म में फर्मेंटेशन कर रहा है तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। इतनी बात समझ में आई सर? और यही पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस की मदद से ग्लूकोज को तोड़ के बना था 3 कार्बन वाला, अगर यही चला जाए माइटोकॉन्ड्रिया में तो वहां एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। अगर ये साइटोप्लाज्म में ही रह के फर्मेंटेशन कर रहा है तो एनारोबिक रिस्पायरेशन। डिपेंड करता है कहां हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर ये चला गया आपके किसमें बेटा? ये चला गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल। क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल। अगर सुनना, पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल कर रहा है तो एरोबिक होगा, अगर फर्मेंटेशन कर रहा है तो एनारोबिक होगा। इतनी बात सर समझ में आ गई होगी? हां, आगे बढ़ते हैं। अब सर समझिएगा, कुछ पॉइंट मैं लिखवाया हूं, उस पॉइंट को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जैसे हमने लिखा, हमने तोड़ा किसको था? ग्लूकोज को। किसको तोड़ा था? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। अब जब इसको हम तोड़ेंगे, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसी को तोड़ेंगे। अब तोड़ने पे कुछ इंड प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे ग्लूकोज को तोड़ा तो पायरुविक एसिड इंड प्रोडक्ट मिला, आखिरी में हमको क्या मिला था? पायरुविक एसिड। अब साहब इसको तोड़ते दौरान हमें एनर्जी भी मिलेगा, और एनर्जी किस रूप में मिलेगा? ATP। तो जिसको हम तोड़ते हैं रिस्पायरेशन के दौरान, उसको हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। कोई सबस्ट्रेट है, एंजाइम आया, उससे जुड़ा, उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। ये बात समझ में बरोबर? आगे हमने बोला रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ये मेजर सबस्ट्रेट होते हैं। सर मेजर मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है एज ए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के रूप में, तोड़ने के रूप में, क्योंकि इनसे एनर्जी भी ज्यादा मिलती है। तो इंड प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे ग्लूकोज को तोड़ोगे तो पायरुविक एसिड मिलेगा, और बीच में ऑक्सीडाइज होकर क्या निकलेंगे? एनर्जी भी निकलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। चलिए, हमने बोला प्रोटीन को भी ले सकते हैं, फैट को भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं एज माने रूप, किसके रूप में? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ये बात सर समझ में आ गई होगी बराबर? चलिए, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट मतलब कि भाई साहब ग्लूकोज हुआ, अगर इसको हम यूज करें, इसको यूज करें और यूज करने के बाद टूटने के बाद ये कोई इंड प्रोडक्ट दे दे जैसे पायरुविक एसिड और एनर्जी निकाल दे, तो वही क्या कहलाता है? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। समझ में आ गया होगा? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर हम बात करें बहुत पॉइंटेड, एनसीईआरटी का बेटा निचोड़ है, हमने बोला मान लो एक कोई सबस्ट्रेट है, हम बोल सकते हैं एंजाइम के प्रेजेंस में टूटा बी में, एंजाइम के प्रेजेंस में टूटा सी में, एंजाइम के प्रेजेंस में टूटा डी में, तो भैया एटीपी भी मिलेगा और हमको क्या मिलेगा? इंड प्रोडक्ट भी मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? और ये जो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। क्या होता है? स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। अब सर जो ये एटीपी मिला आखिर क्या है? जैसे आप काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, तो जो पैसा मिलता है वो आपकी करेंसी होती है, उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो, उस ऊर्जा होती है। पैसा ही आज के टाइम में ऊर्जा है। तो हमने बोला एटीपी एनर्जी करेंसी होता है, किसका? सेल का। सेल इसी एटीपी से ऊर्जा पाता है, अपना ग्रोथ करता है, अपने आप को बड़ा बनाता है। हमने बोला ट्रैप्ड एनर्जी इनसाइड, और ये एटीपी एनर्जी को ट्रैप करता है, अपने अंदर रखता है। बॉन्ड, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। जब एक ब्रेक होता है बॉन्ड, तो वहां से ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। प्लांट की बात करें तो उनके पास ब्रीथिंग ऑर्गन नहीं होता है, तो कहां से करते होंगे? स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, लीफ, स्टेम, रूट। एयर ऑप्टेन डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन से एयर, लो कंसंट्रेशन अपने आप आ जाता है। थिक स्टेम है तो अंदर से क्या होगा? मरा हुआ, हार्ड होता है, डेड होगा, तो भैया बाहर से वो करेगा आपका रिस्पायरेशन। एनर्जी नीड मतलब एनर्जी की जरूरत सबसे ज्यादा किसको पड़ती है? प्लांट सेल को या एनिमल सेल को? सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एनिमल सेल को। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल हम ही हैं, हम ही एनिमल है, तो हमारे सेल ज्यादा काम करते हैं, इसलिए इनको ज्यादा जरूरत पड़ती है। सर आगे हमने बोला टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर टाइप ऑफ रिस्पायरेशन की बात करें तो बहुत ध्यान से समझना, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। सर हमने बोला था ग्लाइकोलिसिस हुआ था, पायरुविक एसिड बना था,
अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो एरोबिक होगा, तो मतलब वो क्रेब्स साइकिल करने के लिए चला जाएगा। अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन नहीं है उसमें, विदाउट ऑक्सीजन काम कर रहा है, तो ये फर्मेंटेशन करेगा, मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। तो एरोबिक में हमने लिखा विद ऑक्सीजन, बोले तो ऑक्सीजन के साथ। और ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करें विदाउट ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्म। इतनी बात सर आपको समझ में आ गई होगी। सर मैं कुछ पॉइंट बताया हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना ये पॉइंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमने बोला फास्फोराइलेशन क्या होता है। मतलब कि मान लो एडेनिन के साथ 2 फॉस्फेट जुड़े हैं। कितने फॉस्फेट? 2। और एक फॉस्फेट हमने लाया, इनके साथ और जोड़ दिया, तो भैया एडिशन ऑफ फॉस्फेट कॉल्ड फास्फोराइलेशन। अगर हम फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं तो वो कहलाता है फास्फोराइलेशन। अब समझना कुछ पॉइंट। मान लो ये NADPH की बात छोड़ो, इसको बात छोड़ो। हमने बोला मान लीजिए ATP है। क्या है? ATP। तो ATP मिला तो ATP मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए सर अगर कहीं भी आपको दिखे NAD+, NADH+, प्लस H+, NADH प्लस H+ दिखे तो मतलब NADH, ठीक है? ऐसे एक मिनट, क्लियर? अब समझना, मेरी बात को समझना। इसको कट मार दो, हटाओ। NAD+ है या NAD है, इसके साथ अगर H+ लग जाए तो NADH बनेगा, या इसी को हम बोलते हैं NADHH+, NADH प्लस H+। तो ये हमेशा कितना ATP देगा? 3 ATP। कहीं भी दिखे आपको NADH प्लस H+ कहीं भी दिखे तो समझ लेना वो कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा एक NADH प्लस H+ कितना ATP देगा? 3 ATP देगा। ये बात समझ में आ गई। फास्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जोड़ते जाओ। NAD प्लस H+ दिखे तो NADH बोल सकते हो, NADH प्लस H+ बोल सकते हो। और ये हमेशा कितना ATP कैलकुलेट करेगा? एक NADH+, तो भाई साहब 3 ATP। कितना करेगा? 3 ATP। आ जाओ भाई साहब, रिस्पायरेशन की बात करें तो सबसे पहला आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस। क्या पढ़ा होगा? ग्लाइकोलिसिस। तो मेरी बात समझिएगा, ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसका मतलब समझो। ग्लाइकोज 2 टर्म से बना है, पहला ग्लाइकोज, दूसरा लिसिस। अगर ग्लाइकोज की बात करें तो ग्लाइकोज मतलब था ग्लूकोज, शुगर, और लिसिस की बात करें तो स्प्लिटिंग, मतलब शुगर को तोड़ना, शक्कर को तोड़ना, शर्करा को तोड़ना, शर्करा को तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना ही कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। असल बात ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला। इसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके पास बचता है 3 कार्बन, क्योंकि ये 2 मोल उधर रहता है, 2 मोल इधर रहता है, मतलब दोनों को लेकर चलेंगे तो 3-3 कार्बन बढ़ जाते हैं, बताएंगे आगे। तो ये टूटेगा 2 पायरुविक एसिड। कितने कार्बन वाले? 3 कार्बन वाले। तो ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे तो बनेगा 2 पायरुविक एसिड, यही कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। बेटा बात है 1930 की। कब की बात है? 1930 की बात है, मेरी बात समझना। कब की बात है? 1930। हुआ क्या था? 1930 में कुछ बंदे थे। क्या थे? कुछ बंदे। अब इन बंदों की नाम अगर लें तो बात को समझिएगा। इन बंदों का नाम ले तो समझिएगा। पहले गुस्ताव इंडिडेन, ओटो मेयरहॉफ और जी पारनास। कौन थे बेटा? पारनास साहब थे। तो 3 थे, इनका E लिया गया, इनका M लिया गया, इनका P लिया गया, तो इसी से बना EMP पाथवे, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं और EMP पाथवे भी बोलते हैं। और ग्लाइकोलिसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, और इसमें इस्तेमाल किसका किया जाता है? ग्लूकोज का किया जाता है, जो कि डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव मतलब कोई चीज है टूटे, छोटा कुछ बना दे, कोई डिराइव होता है डेरिवेटिव। जैसे कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड है, सबको पता है, ये इसका डेरिवेटिव कौन होगा? सुक्रोज, जो कि डाइसेक्राइड होगा। और ये जो सुक्रोज है भाई साहब, इसका डेरिवेटिव होता है ग्लूकोज। कैसे? सुक्रोज को हम तोड़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और ये क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड। क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड। तो अगर आपको पूछा जाए पॉलीसेक्राइड कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। और सुक्रोज डाइसेक्राइड। तो बोला जाए सुक्रोज किसका डेरिवेटिव है? कार्बोहाइड्रेट, उसी से बना है। अगर पूछा जाए सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में, तो पूछा जाए ग्लूकोज किसका डेरिवेटिव, आप तुरंत बोलोगे सुक्रोज। ये बात सर समझ में आ गई होगी। चलिए आगे।
सर हमने बोला ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, कौन होता है? ग्लाइकोलिसिस। अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये 10 स्टेप में होता है, और एंजाइम मेडिएटेड मतलब होता है कि एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंजाइम मेडिएटेड। सर ये प्रोड्यूस क्या क्या करता है? एटीपी भी करता है, NADH प्लस H+ भी करता है, और ये हमेशा याद रखना, एक NADH+ कितना? एक NADH प्लस H+ देता है 3 ATP। कितना? 3 ATP। जब भी हम काउंट करेंगे 38 ATP तो इसकी जगह 3 ATP को कैलकुलेट करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस ATP भी देता है, NADH। ATP का लॉस भी होता है, हम बताएंगे आगे ग्लाइकोलिसिस में। आगे अब सर ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले स्टेप में दिया है ग्लूकोज, ध्यान से पढ़ना। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं? 6, C6H12O6, याद है ना? 6 कार्बन होते हैं। अब सुनना, ग्लूकोज को हमें बदलना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें बदलना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 कार्बन यहां भी रहेगा। होता क्या है, इसमें हम एंजाइम लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? इसमें हम एंजाइम लगाते हैं हेक्सोकाइनेज। कौन सा? हेक्सोकाइनेज। और मैग्नीशियम आयन भी देते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, रिएक्शन और तेज हो। तो भैया पहले ग्लूकोज को हमने क्या दिया? ATP दिया। क्या दिया? ATP दिया। अब ATP में से इसने एक फॉस्फेट, कितना फॉस्फेट? एक फॉस्फेट अपने साथ ऐड कर लिया, और जब ऐड कर लिया तो एक फॉस्फेट इस ATP में से निकल गया, और बचा क्या? 2 फॉस्फेट, बोले तो ADP बचा। और ये स्टेप कहलाता है फास्फोराइलेशन। हमने बताया था एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ग्लूकोज ने एक फॉस्फेट को अपने साथ जोड़ लिया, तो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कैसे जोड़ा? सबको पता होना चाहिए। ग्लूकोज के पास एक ही साइड चेन होता है, एक ही हाथ होता है। अब एक हाथ से पकड़ सकता है किसी को भी, 2 हाथ नहीं होते हैं। अब सुनना, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। समझना, ये ग्लूकोज है। कौन है भैया? ग्लूकोज है। क्या किया मैंने? 1 2 3 4 5 6। कौन से पोजीशन पे हाथ है? 6। ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे हाथ होता है। तो जो हमने इसको 3 फॉस्फेट दिया था, एडमिसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट, इसने एक फॉस्फेट ऐड कर लिया, इसे तो फास्फोराइलेशन हुआ। अब बाहर कितना निकाल दिया? 2। जाओ भाई, तुम्हें नहीं ऐड करना है। तो इसने 6 पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे? 6 पोजीशन पे एक फॉस्फेट को जोड़ लिया। किसने? ग्लूकोज। तो भैया हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब दिक्कत यहां ये आ रही है कि इसके पास एक ही साइड चेन है, लेकिन हमने 2 फॉस्फेट जोड़ना है। कितना फॉस्फेट जोड़ना है? 2। कितना फॉस्फेट जोड़ना है? 2 फॉस्फेट जोड़ना है। याद है कि नहीं? अब सर हम क्या करेंगे, इसमें एंजाइम डालेंगे फास्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमरेज, मैग्नीशियम रहेगा। और ये जो आप देखते हो, एक तीर इस तरफ रहता है, एक दूसरी तरफ रहता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी बना सकते हैं, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बना सकते हैं। असल बात हमने क्या किया है, यहां आइसोमराइजेशन करवा दिया। क्या करवा दिया? आइसोमराइजेशन। और कौन सा आइसोमराइजेशन? केमिस्ट्री पढ़ोगे, पोजिशनल आइसोमराइजेशन करवाया। पोजीशन वाला, पोजीशन ही बदल दिया। तो भैया आइसोमराइजेशन मतलब बदलना, क्या? पोजीशन बदला। ग्लूकोज की जगह हम क्या ला दिए बेटा? फ्रक्टोज। क्या ला दिए? फ्रक्टोज। सब कुछ सेम है। देखो ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पोजीशन पे ऑलरेडी फॉस्फेट जुड़ा हुआ। बचा क्या इसका? इसके बाद 2 हाथ हैं, 2 हाथ हैं। 6 वाला ग्लूकोज दे के गया था कि भैया हमारा जगह बदल लो, तो हमारा मतलब एक फॉस्फेट भी ले लो, ले लिया। बचा क्या है? 1। तो भैया आइसोमराइजेशन हो गया, मतलब कि ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज आ गया। इतनी कहानी समझ में आ गई कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। अब हमने क्या करवाया, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसका जो 6 पोजीशन था, कौन सा पोजीशन? 6। इस पे फॉस्फेट ऑलरेडी लगा था, ग्लूकोज दे के गया था। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बुक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एटीपी देंगे। क्या देंगे बेटा? एटीपी देंगे। अब हमने इसमें एटीपी दिया, मतलब 3 फॉस्फेट। कितने फॉस्फेट दिए? 3। अब जो 3 फॉस्फेट देंगे, एक ये रख लेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट रख लिया। निकाल कितना दिया बेटा? 2 निकाल दिया। यहां भी फास्फोराइलेशन हुआ। अब इसका जो पहला पोजीशन है, इस पे एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? एक। देखो फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, बाई फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट एक ही चीज है। इतनी कहानी आपको समझ में आई कि नहीं? एंजाइम कौन सा था? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। अब सर हम क्या करेंगे, इस पे हैमरिंग करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कौन से एंजाइम की मदद में?
एल्डोलेज। एल्डोलेज से इस पे हैमरिंग करवाएंगे, हथौड़ा मारेंगे, और जब हथौड़ा मारेंगे बेटा तो ये कुछ टूट के ऐसा कुछ बनाएगा। देखो क्या बनाता है, ध्यान से देखना। ये बनाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या इसी को हम बोल सकते हैं 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसको हम PgAl बोल सकते हैं, और बनाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। किसकी मदद में? ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज कर देंगे। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, ये भाप होता है। समझ में आया कि नहीं आया? 3 कार्बन इधर हो गए, 3 कार्बन इधर हो गए, 6 था फ्रक्टोज के पास, 3 इधर भेज दिया, 3 इधर भेज दिया। अब सर दोनों रिएक्शन को चलाना इतना आसान नहीं है, और चलाने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि चीजें एक ही बनेंगी आगे। अब हमने क्या किया, ध्यान से समझना। ग्लिसरॉल्डिहाइड को लेके चला, और हम लिखते चलेंगे 2 मोल इनका, साथ में इनको भी लेके चल रहे हैं, तो 2 मोल करके हम चलते रहेंगे, इनको भी लेके चलेंगे, आखिर में तभी हमें 2 पायरुविक एसिड मिलेगा ना। इनका भी और इनका भी कितने हो गए? 2। तो कितने मिलेंगे? 2 पायरुविक एसिड। अब समझना, PgAl 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया, NAD दिया। अब इसने क्या किया, यहां से H+ आयन ले लिया। क्या ले लिया? H+ आयन, और निकाल दिया बाहर NADH प्लस H+ आयन, बाहर निकाल दिया। लो भैया निकाल दिया। अब ये निकला है तो ये पक्का हमको 3 ATP देगा। कितना ATP देगा? 3 ATP देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और किसकी मदद से? ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेट। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कि वो H+ को निकालना। चलिए सर आगे बढ़िए। रिएक्शन आगे है तो ये बनाएगा क्या? याद रखना, ये हमेशा बनाएगा 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट। 3 कार्बन वाला 2 मोल साथ में चल रहा है, याद रखना आगे। अब हमने डाला फास्फोग्लिसरेट काइनेज मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, इसको हमने दिया ADP, इसने एक फॉस्फेट ले लिया और दे दिया हमको ATP, मतलब एक एनर्जी हमको और मिला। और बनेगा क्या? 3 फास्फोग्लिसरेट, 3 कार्बन वाला 2 मोल लेके चलेंगे, उधर वाले को भी लेके चलेंगे। आगे बढ़ो। अब हमने डाला फास्फो, देखना क्या डाला इसमें, हमने एंजाइम डाला जिसका नाम है फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज डाला। तो भैया यहां हमको मिलेगा 2 फास्फोग्लिसरेट। क्या मिलेगा? 2 फास्फोग्लिसरेट। 3 था, हमने ये डाला, और यहां क्या मिलेगा? 2 फास्फोग्लिसरेट, 3 कार्बन वाला 2 मोल लेके साथ में चलेंगे। चल भाई आगे। अब हमने क्या किया, इसमें डाला कौन सा एंजाइम? इनोलेज। कौन सा डाला? इनोलेज डाला। मैग्नीशियम भी है, यहां डिहाइड्रोजिनेशन होगा, वाटर निकलेगा, बनेगा फास्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन, जिसको हम बोलते हैं PEP। कितने मोल बेटा? 2 मोल वाला। कितना बनेगा? 2 मोल। अब मेरी बात को समझना, आगे बढ़ना। अब हमने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना, या हमने डाला इसके ऊपर पायरुवेट काइनेज मैग्नीशियम, पोटेशियम भी डाला, हमने दिया इसको ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसने भाई इसमें से एक फॉस्फेट लिया, निकाल लिया, बना दिया ATP। समझ में आया? अब बन गया आपका पायरुविक एसिड, साथ में 2 मोल तो लेके चल ही रहे हैं, तो 2 मोल और इसको जोड़ दो तो बन जाएगा 2 पायरुविक एसिड या 2 पायरुवेट। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट कौन होता है? पायरुविक एसिड होता है। कौन होता है? पायरुविक एसिड। बहुत फास्ट चलेंगे, रेस्पिरेशन प्लान को कवर कर देंगे पूरा। कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कहां क्या कैसे होता है भाई साहब, याद रखना। आ जाओ। ग्लाइकोलिसिस में हमको कुल कितना ATP मिला, बात समझना, ये याद करने वाली चीज है। ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP? पहले पोजीशन पे याद रखो, हमने फास्फोराइलेशन करवाया था, ATP दिया था, फॉस्फेट ले लिया था तो लॉस हुआ था। फिर हमने जब फ्रक्टोज लिया था तो एक और दिया था, 2 जगह लॉस हुआ था, तो 2 ATP का हमारा क्या हुआ था? लॉस। क्या हुआ था? लॉस हुआ था। अब जब हमने एल्डोलेज डाला था, हैमरिंग की थी, तो 2 मॉलिक्यूल को लेके चलेंगे, तो 2 इंटू करेंगे जहां भी, तो उस दौरान 2 इंटू जब हम करेंगे, बात को समझना बहुत ध्यान से, जब 2 इंटू करेंगे, इधर देखना, 2 इंटू करेंगे तो हमें उस बीच में हैमरिंग करने के बाद 2 ATP मिला था। कितना ATP? 2। पीछे जाके देख लेना, आप बैक करके देख लेना, 2 ATP, 2 ATP 2 मॉलिक्यूल के लिए है। कितने मॉलिक्यूल के लिए? 2 मॉलिक्यूल, तो 2 दूनी 4 ATP हमें मिला था। तो नेट गेन अगर करेंगे तो 2 ATP, माइनस भी तो होगा, 4 ATP में से 2 माइनस हुआ, माइनस है, तो कितने ATP? 2। और NADH प्लस H+ की बात करें तो सबको हमने बोला था, ये भाई साहब ये 2 मॉलिक्यूल, ये क्या बेटा 2 मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हैमरिंग करने के बाद 2 मॉलिक्यूल बन गए थे ना, 2 मोल 2 मोल। आगे तो NADH कितना ATP देता है? 3 ATP देता है। 3 ATP देने का मतलब 3 दूनी 6, कुल ATP कितना? 6। तो नेट गेन टोटल जो ATP बनेगा ग्लाइकोलिसिस में वो कितना बनेगा? 8 बनेगा। कितना ATP बनेगा? 8 ATP बनेगा। अगर आप क्लियर है
तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं, हम और बेहतर करेंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा और ये फास्ट चलेगा, 15 मिनट 10 मिनट में पूरा। कल फर्मेंटेशन पढ़ाएंगे, पूरा ऐसे चलेगा, इसमें स्लो नहीं कि एकदम आराम आराम से नहीं, फास्ट चलेगा, सुपर फास्ट, क्योंकि नोट्स है, बताते चलेंगे। किताब खोल लो, पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विजार्ड, लिंक पड़ा होगा नीचे, देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, और आप उसमें से भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, बहुत ज्यादा रिस्पायरेशन, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी ऐसे ही पढ़ा डालेंगे। थैंक यू सो मच।